नमस्कार मित्रों, युवा से साधु युवा, मैं हूं अभिषेक। आज आप सबके सामने सिलेबस डिस्कशन को लेकर के उपस्थित हुआ हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि सीयूईटी पीजी संस्कृत विषय को लेकर के हमारी टीम आपके लिए अध्यापन कार्यक्रम आयोजित किया है हमारी टीम ने, जिस क्रम में आपने अभी विमलेश सर से वैदिक संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक इत्यादि पढ़ा होगा। लेकिन किसी भी परीक्षा को पास करने के लिए दो सबसे महत्वपूर्ण चीजें होती हैं जो आपको जाननी चाहिए। प्रथम कि आपको उस परीक्षा का सिलेबस आद्योपांत पता होना चाहिए, रटा भले ना हो पर आपको एक बेसिक आइडिया उसका होना चाहिए कि उस सिलेबस में क्या क्या लगा है। दूसरी बात कि सिलेबस ये डिसाइड करता है कि आपको क्या पढ़ना है, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ये डिसाइड करता है कि उस क्या में भी क्या क्या पढ़ना है। तो आवश्यक हो जाता है आपके लिए कि आप सबसे पहले सिलेबस देखें और उसके बाद उसके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं, अगर कई साल के तो ठीक है, नहीं जितने भी प्राप्त हैं उनको देखें, ताकि आपको आइडिया लग सके कि जो टॉपिक लगा है उस टॉपिक में कितनी गहराई से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो इस कार्यक्रम को लेकर के मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। हम देखते हैं कि सिलेबस में क्या क्या लगा है और प्रश्न कैसे बन रहे हैं, जिससे आपकी तैयारी, आपका अध्ययन काफी आसान होगा। देखते हैं फिर। तो सबसे पहले जो संस्कृत साहित्य का इतिहास लगा हुआ है, हम उसको सामान्यतः सिलेबस में नहीं दिया है, लेकिन मैंने अपनी आपकी सुविधा के लिए इसको दो भागों में बांटा है। इसको आप दो भागों में बांट सकते हैं। प्रथम भाग ये है कि जो प्रायः इसमें क्या है कि वैदिक साहित्य लगा हुआ है। यदि इन चार टॉपिक्स को छोड़ दें तो ऊपर लगभग वैदिक साहित्य ही लगा हुआ है। तो वैदिक संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद और वेदांग में तो सामान्य चीजें जैसे कौन कौन सी संहिताएं हैं, उनकी कितनी संख्याएं हैं, किससे कौन सी संहिता संबंधित है, किसमें कितने मंत्र हैं, इस तरीके की। ब्राह्मणों में किससे कौन सा ब्राह्मण संबंधित है, किस वेद से संबंधित है, उसका प्रतिपाद्य विषय क्या है, और कुछ उसके प्रमुख कांडों में जो 10 पौर्णमास यज्ञ इत्यादि की जो चर्चा है उसको जान लीजिए। आरण्यकों में भी लगभग किसने ब्राह्मण का क्या लक्षण दिया है, आरण्यक का क्या लक्षण दिया है, ये सामान्य चीजें जान लीजिए। उपनिषद में एक खास चीज आपको जाननी चाहिए, वो ये है कि किस वेद से क्या, कौन सा उपनिषद संबंधित है, ये सब तो आपको जानना ही है। उपनिषदों का विभाजन किस में हुआ है, वल्लियों में हुआ है या अध्याय में हुआ है या कांडों में हुआ है, और फिर प्रमुख उपनिषदों की प्रमुख सूक्तियां आपको जानना चाहिए। क्योंकि सूक्ति उठा करके पूछ लेगा कि यह सूक्ति, ये भी नहीं पूछेगा किस उपनिषद से है, पूछ लिया जाएगा आपसे कि यह सूक्ति किस वेद से संबंधित है, या किस ब्राह्मण से संबंधित है, या किस आरण्यक से संबंधित है। तो आपको जानना चाहिए कि जैसे मान लेते हैं अथर्ववेद का कोई उपनिषद है, उस उपनिषद की पंक्ति आपसे पूछी जाएगी और पूछा जाएगा कि ये किस वेद से संबंधित है। तो अगर आपको पता होगा कि यह कोई उपनिषद अथर्ववेद से संबंधित है तो आप उसकी सूक्ति अथर्ववेद का विकल्प चुन लेंगे। वेदांगों में भी 6 वेदांग होते हैं। चूंकि वेद के अंग हैं तो उसमें बताया गया है कि छंदः पादोतु वेदस्य। इस तरीके से 6 अंग आप जान लीजिए, उनका क्रम जान लीजिए। मैं अभी आपको आगे बताऊंगा कि क्रम का बड़ा महत्व है इस परीक्षा में। कम से कम 10 से 12 प्रश्न क्रम से पूछे जाएंगे आपसे। वो सामान्य प्रश्न नहीं होंगे, लेकिन क्रम से पूछे जाएंगे। अगर आपको क्रम नहीं पता है तो आप उत्तर गलत कर देंगे। तो वेदांगों में भी आप सामान्य चीजें, कितने वेदांग हैं, किससे कौन सा वेद का, जैसे मान लीजिए शिक्षा कौन सा अंग है, ज्योतिष कौन सा अंग है, तो वो हमारे अध्यापक पढ़ाएंगे भी और आपको इन चीजों पे ध्यान भी देना है। क्रम याद रखिए। फिर उसके बाद आपको ध्यान रखना है, अब आ जाता है दर्शन। ये महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि इस सिलेबस में केवल इतना ही टॉपिक दिया हुआ है, दर्शनानि। अब दर्शनानि देखने के बाद ऐसा लगता है कि सामान्य दर्शन का विभाजन होगा, दर्शन के प्रणेता आचार्य पूछे जाएंगे। लेकिन अभी आगे प्रश्न पत्र की भी चर्चा करेंगे। इसमें देखा गया है कि जो प्रकरण ग्रंथ हैं आचार्यों की, उन ग्रंथों की पंक्तियां भी पूछी गई हैं। तो आपको ध्यान ये रखना है कि केवल दर्शन का सामान्य अध्ययन नहीं करना है। जो प्रकरण ग्रंथ हैं, सांख्य कारिका, तर्क संग्रह, वेदांत साहित्य इत्यादि, उनकी सामान्य उसकी विषय वस्तु क्या है, आपको उसके कुछ लक्षण जो हैं बेसिक से, वो आपको पता होने चाहिए। आगे हम अभी चर्चा करेंगे इसकी। रामायण, महाभारत और पुराण, ये 3 चीजें लगी हुई हैं। इन सभी चीजों में काल क्या है सभी का, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में, मतलब ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर आपको काल पता होना चाहिए। ऐसे ही रामायण, महाभारत और पुराण में भी आपको काल पता होना चाहिए, कितने कांड है पता होने चाहिए, किसने लिखा है और किसकी कृति है, और आद्योपांत प्रमुख घटनाएं जो है वो भी आपको पता होनी चाहिए। जैसे आपसे पूछ लिया जाएगा कि क्रौंच वध कौन से कांड में है, या पूछ लिया जाएगा कि रामोपाख्यान किस पुराण में मिलता है, इस तरीके से। तो प्रमुख आद्योपांत घटनाएं
और इन ग्रंथों का विभाजन किसमें है। जैसे रामायण का कांडों में है तो महाभारत का पर्वों में है, और उन कांडों और उन पर्वों का क्रम याद होना चाहिए आपको। आपसे पूछ लिया जाएगा 4 पर्व दे करके कि इनको क्रम से आप सजाइए, तो काल पता होना चाहिए, विभाजन की किन कांडों में है, सर्गों में है इत्यादि में, ये पता होना चाहिए। साथ ही आपको विषय वस्तु पता होनी चाहिए, उसकी प्रमुख घटनाएं पता होनी चाहिए, कौन सा कांड कहाँ पर समाप्त होता है, कहाँ से आरंभ होता है, ये चीजें पता होनी चाहिए। क्योंकि आप देखिए कि आगे जैसे ये प्रश्न पूछा हुआ है कि मां निषाद प्रतिष्ठान तो मगमा वाले श्लोक को दे करके पूछ लिया गया है कि इति वचनम वाल्मीकि स्वर्गंठात् कस्या नद्या तटे निर्गमत, किस नदी के तट पे निकला है। अब सामान्यतः मान शाद प्रतिष्ठान देख करके सब जानते हैं रामायण का वाक्य है तो वाल्मीकि जी ने ही बोला होगा, लेकिन पूछा है कि किस नदी के तट पे है। अब अगर आपको नहीं पता है कि वाल्मीकि जी का आश्रम किस नदी के तट पे था, अगर आपको नहीं पता है कि वो स्नान करने कौन सी नदी के तट पे गए थे और वहां क्रमचोद देख करके उनके मुख से ये वाक्य निकला, तो आप ये प्रश्न गलत कर देंगे। तो आपको प्रमुख प्रमुख घटनाएं पता होनी चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं रामायण में कितनी भक्तियों की चर्चा की गई है, ये प्रश्न आया है। अब भक्ति जो कि रामायण का एक प्रमुख विषय है, आप देखेंगे जब अरण्य कांड में माता सबरी से राम मिलने जाते हैं तो वहां पर भक्ति की चर्चा आई है। तो अब अगर आपको नहीं पता होगा कि भक्ति की चर्चा किस कांड में आई है, कितनी भक्तियां होती है, तो आप ये प्रश्न गलत कर देंगे। तो प्रमुख प्रमुख घटनाएं भी आपको पता होनी चाहिए। जैसे यहाँ पूछ लिया, अब ये मैं रामायण के विषय में केवल नहीं बता रहा हूं, आप ध्यान दीजिएगा कि जितने ग्रंथ मेंशन है, अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत, रामायण, हितोपदेश इत्यादि जो ग्रंथ लगे हैं, उन सबके बारे में आपको ये जानना चाहिए कि वो ग्रंथ किस रीति में लिखा गया है, उसमें कौन सा रस प्रधान है। आज रामायण पूछ लिया, कल महाभारत पूछ लेगा, तो आपको पता होना चाहिए कि किस रीति में लिखा गया है, कौन सा रस उसमें प्रधान है, नायक क्या है, किस प्रकार का नायक है, धीर ललित है, धीर प्रशांत है, धीरोदात्त है, वो सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, फिर आगे देख लीजिए कि फिर से प्रश्न आ गया कि महाभारत में भगवत गीता का जो वर्णन है वो किस पर्व में आता है। फिर वही बात आ गई कि आपको प्रमुख घटना यदि पता होगी कि किस पर्व में किसका वर्णन है, तो आप आसानी से प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे। अगली बार प्रश्न पूछ लेगा कि इन 4 पर्वों को आप जो है क्रम से सजा दीजिए, तो ये बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए उसके बारे में। ठीक है, फिर दूसरा जो भाग है संस्कृत साहित्य के इतिहास का, जो दूसरा भाग है वो है कवया तेषां कृतयश्च। ये विषय आपके सामने हमारे अध्यापक राहुल जी आपके सामने लेके उपस्थित होंगे, लेकिन अभी हम जानते हैं कि उसमें पढ़ना क्या है। कवया तेषां कृतयश्च में ये 13 कवि लगे हुए हैं टोटल। इनकी कृतियों के बारे में आप देखेंगे कि आपको ऐसा लग रहा होगा कि सामान्य अध्ययन जानना है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि कम से कम कवियों के बारे में, उनके जीवन चरित्र, उनके माता पिता, उनका काल और साथ ही वो किस धर्म के अनुयायी रहे हैं, ये सब बातें पता होनी चाहिए। साथ ही प्रमुख जो आचार्य जैसे भास को ले लीजिए, कालिदास और भारवी को ले लीजिए, भवभूति को ले लीजिए, और इधर माघ और बाणभट्ट को ले लीजिए, इन आचार्यों की जो कृतियां हैं इनकी मूल चीजें आपको पता होनी चाहिए कि उन ग्रंथों का विभाजन किन में है, उनके मंगलाचरण में छंद कौन सा है, अलंकार कौन सा है, और प्रमुख सूक्तियां पता होनी चाहिए, काल पता होना चाहिए। क्योंकि अभी आगे हम देखेंगे कि जो ग्रंथ नहीं दिए गए हैं उनसे भी प्रश्न पूछे गए हैं। क्यों? क्योंकि उन ग्रंथों के जो रचयिता हैं वो यहाँ मेंशन है, अभी हम आगे चर्चा करेंगे। तो ये 13 कवि लगे हुए हैं। इनको अब देखिए, जो सिलेबस में दिया है वो क्रम से नहीं दिया है, लेकिन आपको इन सारे कवियों का क्रम पता होना चाहिए। 4 कवि उठा करके पूछ लेगा इनसे कि जो है बढ़ते क्रम में घटते क्रम में इनके काल को सजाइए, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, फिर अब इसमें चूंकि इस पर चर्चा हम पिछले वीडियो में हमने की भी है कि देखिए संधि से तद्धित तक जो विषय लगे हुए हैं ये तो आपकी पुस्तक में दिया हुआ है, आप पढ़ लीजिए, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा, क्योंकि जितना डेटा है वो सब बुक में दिया हुआ है, आप पढ़ लीजिए, उससे सवाल आपके हल हो जाएंगे। लेकिन ये दो जो विषय हैं, शब्द रूप और धातु रूप, संस्कृत साहित्य का आप सब जानते हैं कि शब्द रूप और धातु रूप का जो भंडार है वो अपार है, अगाध है। तो कौन से शब्द रूप हमको देखने चाहिए और कौन से धातु रूप हमको देखने चाहिए, ये बड़ी समस्या है। कौन सा शब्द रूप पूछ लिया जाएगा, तो जैसे उस दिन अनंत जी से हमारी चर्चा भी हुई थी कि आप प्रमुख शब्द उठा लीजिए, अकारांत, इकारांत, उकारांत, जैसे राम अकारांत उठा लीजिए, आकारांत उठाना है गंगा या रमा उठा लीजिए, ऐसे ही उकारांत गुरु उठा लीजिए, इकारांत मति उठा लीजिए, इस तरीके से उठा लीजिए। कुछ हलंत शब्द भी उठाइए, जैसे उदाहरण के तौर पे पथिन शब्द उठा लीजिए, ऐसे राजन शब्द उठा लीजिए, ये खूब पूछे जाने वाले शब्द हैं। कुछ ऐसे शब्द उठा लीजिए जिनसे भगवत शब्द उठा लीजिए, भगवत शब्द से भी पूछा जाता है। साथ में ही विद्वान शब्द का भी रूप देख लीजिए। ठीक है, तो इन सब चीजों के रूप देख लीजिए। जैसे उदाहरण के तौर पे आपसे पूछ लिया जाएगा कि रामा राम रामा की तरह पंथा में
कौन सा किस वचन और किस पुरुष का ये प्रयोग है। तो आपको लगेगा रामा रामो रामा की तरह ये प्रथमा बहुवचन का रूप होगा, लेकिन मैं आपको बताऊं कि प्रथमा एक वचन का रूप है। यहाँ आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो आपको शब्द रूप सिलेक्टेड को चूज करने हैं। आप क्या करिए, अकारांत इकारांत उकारांत 10 रूपों की आप लिस्ट बनाइए, 10 या 15 रूपों की लिस्ट बनाइए। प्रमुख अजंत हलंत इत्यादि जो रूप हैं उनके 10 की लिस्ट बनाइए और उनके रूप तैयार करिए। पूरे रूप ऐसे तो अगर पूरे रूप आपको याद होंगे तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन अगर पूरे रूप आपको नहीं भी याद हैं तो जहां जहां विशेष रूप बनते हैं, जैसे पंथा पंथानो पंथाना बनता है, तो पंथा देख लीजिए। द्वितीया में पंथानम पंथानो पथा बनता है, पथा देख लीजिए। ऐसे ही कुछ रूप हैं जो आपको देखने चाहिए जहां जहां विशेष रूप बनते हैं। जैसे अकारांत शब्द है, एक जैसे ही रूप चलते आ रहे हैं राम की तरह राम की तरह, लेकिन यदि कोई ऐसा प्रयोग आ जाता है जो राम के रूप से भिन्न है तो आपको उसको देखना चाहिए। फिर वहीं धातु रूप आता है। धातु रूप, धातुएं भी बहुत हैं, अलग अलग प्रकार के रूप बनते हैं। तो आपको धातु रूप में प्रत्येक गण की एक एक धातु तो देखनी ही चाहिए। जैसे एध धातु खूब पूछी गई है आपसे, तो ये आत्मनेपदी एध धातु हो गई। अब आत्मनेपदी धातुओं के जो रूप होंगे प्रायः एध की तरह चलेंगे, तो आपको उससे आइडिया लग जाएगा, आप डिकोड पर कर पाएंगे क्वेश्चन कि कैसे प्रश्न पूछा जा रहा है। दूसरी बात, साथ में आप एक कोई भू धातु ले लीजिए, कोई भी परस्मैपदी धातु ले लीजिए, प्रायः उस परस्मैपदी धातु के रूप प्रायः उसी धातु की तरह चलेंगे। कुछ लकार हैं जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं और 10 लकार हैं, उन 10 लकारों का क्रम आपको पता होना चाहिए, क्योंकि लकारों का भी क्रम पूछा गया है। 4 लकार दे देंगे और आपसे पूछ लेंगे कि इन लकारों का क्रम आप सुनियोजित करिए। तो आपको मैं बता दूंगी कि जो लकार हैं वो अयुण इत्यादि जो सूत्र हैं, पाणिनि चतुर्दश सूत्र हैं, उन्हीं के क्रम से हैं। अगर आप अयुण लिख लीजिए तो आपको आसानी से वो रूप आप याद कर सकते हैं। जैसे पास अकार है तो लट लकार हो गया, प्रथम लकार लट हो गया, ई है तो लिट हो गया, उ है तो लुट हो गया, और लकार को तो छोड़ ही दीजिए। री से कोई रूप नहीं चलता है, री से ले लीजिए लिट, और लिट के बाद लट लिट लुट लिट, और फिर आ जाएगा ए, आ गया आपका ए लिट। तो आ से हो गया आपका लट, ठीक है, ई से हो गया आपका लिट, उ से हो गया आपका लुट, और फिर री से हो गया आपका लिट, फिर ए से हो गया आपका लेट, ओ से हो गया आपका लोट। तो ये 6 रूप जो टकारांत हैं ये हैं 6 और 4 हैं नकारांत हैं। तो एवं में जो गा है उससे 4 रूप चलेंगे। कौन कौन से? लम, लिंग, लुंग और रिंग। तो क्रमशः ही आपको याद होनी चाहिए। अद्योपांत दे देंगे 4 कोई रूप और आपसे पूछ लिया जाएगा इनका क्रम संयोजित करिए। खैर, तो कुछ प्रमुख धातुएं और कुछ प्रमुख शब्द उठाइए और उनके विशेष रूप देखिए कहाँ बनते हैं और उनको याद करिए। हमारे अध्यापक आपके सामने इसी प्रक्रिया से आपको पढ़ाएंगे, अध्ययन कराएंगे, तो आपके लिए काफी आसान होगा अध्ययन आपका। खैर, आगे देखते हैं। अब यहाँ कुछ अलंकारिक आचार्य लगे हुए हैं, अलंकारिक आकर के दिया हुआ है, जिसमें लगभग 6 संप्रदाय जो हैं वो आचार्य हैं। जैसे भरत रस संप्रदाय, भामा अलंकार, दंडी भी अलंकार संप्रदाय के आचार्य माने जाते हैं। वामन रीति, आनंदवर्धन ध्वनि, कुंतक वक्रोक्ति और क्षेमेंद्र औचित्य विचार चर्चा इनका ग्रंथ है, औचित्य संप्रदाय के। तो अब आपको इसमें क्या करना है कि इनके मत जानिए आप, इनका काल जानिए आप, साथ ही इनके ग्रंथ भी जानिए कि इन्होंने कौन कौन से ग्रंथ लिखे हैं। क्यों? कल आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, या तो आचार्य देकर के काल सजाने को दे दिया जाएगा या फिर इनके ग्रंथों के नाम दे दिए जाएंगे और कहा जाएगा कि इन ग्रंथों को क्रम से सजाइए। तो अगर आपको इनके ग्रंथों का नाम नहीं पता होगा तो आपके सवाल गलत हो जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद प्रसिद्ध अलंकार लगे हुए हैं। अलंकार और छंद थोड़ा विषय जुड़ा हुआ है तो मैं आपको बता देता हूँ। एक प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा गया है रघुवंश महाकाव्य का मंगलाचरण उठा करके कि वागर्थावेव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्ते, इस श्लोक में कौन सा अलंकार है, ये प्रश्न पूछा गया है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप अलंकार के लक्षण और उदाहरण तो जानिए ही, काव्य प्रकाश, साहित्य दर्पण इत्यादि से लक्षण और उदाहरण, लेकिन जो ग्रंथ में काव्य प्रकाश इत्यादि में लक्षण उदाहरण दिए उनके अलावा आप क्या करिए, जो प्रमुख आचार्य हैं, 5 महाकाव्य हैं, 5 नाटक उठा लीजिए और उनके मंगलाचरण और भरत वाक्य में देखिए कि कौन सा अलंकार है, कौन सा छंद है। हो सकता है कि आपसे उपमा का जो अलंकार का जो लक्षण काव्य प्रकाश में दिया है वो उदाहरण ना पूछे, उदाहरण जो दिया है वो ना पूछे,
उपमा का उदाहरण आपसे किसी ग्रंथ का मंगलाचरण उठा के पूछ ले और कह दे कि इसमें अलंकार बताइए या इसमें छंद बताइए, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जो अलंकार और छंद हैं वो प्रमुख ग्रंथों के, जो आपके ग्रंथ में नहीं, जो आपके सिलेबस में नहीं भी लगे हैं। मेघदूत, अभिज्ञान शाकुंतलम, नीति शतक और हितोपदेश ये ग्रंथ लगे हैं आपके, लेकिन इससे भिन्न जो रघुवंश हो गया, किरातार्जुनी हो गया, शिशुपाल हो गया, अभिज्ञान शाकुंतलम हो गया, उत्तर रामचरितम, मृच्छकटिकम इत्यादि के जो मंगलाचरण और जो भरत वाक्य हैं उनको देखिए आप, प्रमुख प्रमुख सूक्तियां देखिए उसमें कौन से अलंकार और छंद हैं, इससे आपकी परीक्षा आसान हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद नाट्य तत्व दिए हुए हैं। नाट्य तत्व कौन से हैं? तो दशरूपक और नाट्य शास्त्र में जो अर्थ प्रकृतियां, अर्थोपक्षेपक, संधियां इत्यादि जो चर्चा की गई है वो नाट्य तत्व में आते हैं। वैसे उनको आप जानिए, उनका क्रम जानिए, फिर वही क्रम की बात आ गई। आप अगर क्रम नहीं जानेंगे तो आपके प्रायः प्रश्न आते हुए गलत हो जाएंगे। आपसे कह दिया जाएगा कि निम्नलिखित अर्थोपक्षेपकों का क्रम बताइए, या अर्थ प्रकृतियों का क्रम बताइए, या कार्यावस्थाओं का क्रम बताइए, आपसे प्रश्न गलत हो जाएगा। तो क्रम तो जानिए ही। यहाँ विशेष बात यह है कि वैसे तो वस्तु, नेता, रस, तीन नाट्य के तत्वों में उनका विभाजन हो जाएगा, वो आ जाएंगे, लेकिन फिर भी रस निष्पत्ति अलग से दिया हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको रस निष्पत्ति विधिवत पढ़नी है। जो आचार्य भरत का सूत्र है उस सूत्र को तो पढ़ना ही है। उस सूत्र पर जो 4 आचार्यों ने अपने मत दिए हैं, टीका या भाष्य लिखा है, उन 4 मतों को जरूर जानना है। कौन कौन से मत हैं? उत्पत्तिवाद है, काव्य प्रकाश में इनकी चर्चा हुई है, और साथ उत्पत्तिवाद के बाद अनुमितिवाद है, उसके बाद फिर भुक्तिवाद है, और फिर अभिव्यक्तिवाद है। अब इन 4 मतों को जानिए। इन 4 मतों के आचार्यों ने किस संबंध को, किस व्यापार को प्रधान माना है, उनको जानिए। आप जानते हैं यहाँ जो है ये लोल्लट का मत है, ये शंकुक का है। वैसे यहाँ ये सब बताने की आवश्यकता नहीं, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। ये भट्टनायक का है और ये अभिनव गुप्त जी का है। ठीक है। तो आपको जो ये मत माने गए हैं उसमें क्या व्यापार है, क्या संबंध माना है, उत्पाद उत्पादक माना है, या अनुमाप्य अनुमापक माना है, या भोज्य भोजक माना है, या व्यंग्य व्यंजक माना है, व्यंग्य व्यंजक माना है, तो आपको ये देखना चाहिए। और बाकी जो आचार्य दिए हुए इनका काल तो आपको देखना ही चाहिए, इनके ग्रंथों के नाम देखने चाहिए, क्योंकि ग्रंथों के नाम देख करके काल पूछ लिया जाएगा आपसे। ठीक है। उसके बाद फिर अब ये आपकी जो अंतिम यूनिट लगी है संस्कृत साहित्य ग्रंथा, उसमें ये केवल 5 ग्रंथ लगे हुए हैं जिनको आपको, अब देखिए जिन ग्रंथों का नाम इसमें उल्लेख किया गया है उन ग्रंथों पर तो आपका अध्ययन होना चाहिए विशेष। विशेष का मतलब अभिज्ञान शाकुंतलम के पात्र, काल इत्यादि जो सामान्य चीजें आप अन्य ग्रंथों के देखेंगे वो तो इसमें भी देखिए, लेकिन इसमें आप देखिए कि कौन से अंक में विस्कंभक समाप्त हो रहा है, कौन से अंक में मिश्र विस्कंभक है, कौन से अंक में शुद्ध विस्कंभक है, या कोई विशेष घटना है कि कौन संदेश लेके जा रहा है, कौन संदेश लेके आ रहा है, कौन सी जड़ी बूटी का नाम है जब सर्वदमन के हाथ में बंधी होती है। इस तरीके की विशेष चीजें आपको पूरी घटना अद्योपांत आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि इसका नाम मेंशन है, कुछ भी पूछ सकता है इससे। मैं आपको बताऊं कि पिछले पेपर में 2 प्रश्न केवल अभिज्ञान शाकुंतलम के पात्रों से पूछे गए हैं। 5 पात्र दिए हैं और सामने दिया गया कि वो क्या थे। भद्रसेन क्या था, अभिज्ञान मतलब दुष्यंत तो राजा ही थे, वो तो क्या ही पूछेगा, लेकिन भद्रसेन दे दिया। ऐसे शकुंतला की जो दासियां थी उनके नाम दे दिया, प्रेमवदा क्या थी, इस तरीके से नाम दे दिया और मिलाने को दे दिया। तो आपको विधिवत पता होना चाहिए इस ग्रंथ के बारे में। ठीक वैसे मेघदूत के बारे में कि उसकी सूक्तियां प्रमुख पता होनी चाहिए। विभाजन अंकों में है, बहुत सारे ग्रंथ ऐसे हैं जिनका विभाजन निश्वास में है, आश्वास में है, परिच्छेद में है, प्रकाश में है, उल्लास में है, वो पता होना चाहिए आपको। कितने उल्लास है, कितने प्रकाश है, उल्लासों का अगर कोई नाम है तो वो नाम क्रम से आपको पता होना चाहिए, क्योंकि नाम देकर के आपसे अभी मैं आपको दिखाऊंगा आपको कि उत्तर रामचरित के अंकों का नाम पूछा हुआ है। ठीक है। तो ऐसे मेघदूत के बारे में सूक्तियां पता होनी चाहिए, काल पता होना चाहिए। और यदि नाटकों में पात्र होते हैं, इसमें भी पात्र हैं, इसमें चूंकि ज्योग्राफी को लेकर के जो है काफी महत्वपूर्ण ग्रंथ है, तो बहुत सारी नदियों के नाम आए हों, नदियों के नाम पता होना चाहिए, नगरों के नाम आए हों, नगरों के नाम पता होने चाहिए। तो इस तरीके से आपको ग्रंथ को पढ़ना चाहिए। गीता में, गीता का काल क्या है, गीता में किसने सबसे अधिक श्लोक बोले हैं, किसने सबसे कम श्लोक बोले हैं, फिर अध्याय कितने हैं, उन अध्यायों का क्रम क्या है, उन अध्यायों का नाम क्या है, किस अध्याय में क्या विषय वस्तु है, ये आपको पता होना चाहिए। 4 अध्यायों का नाम दे दिया जाएगा और कहा जाएगा कि इनको क्रम से लगाइए आप। 4 अध्यायों का नाम दे दिया जाएगा और सामने उनका प्रतिपाद्य विषय वस्तु रख दी जाएगी, कहा जाएगा कि इनको सही तरीके से मिलाइए। तो आपको ये पता होना चाहिए।
ठीक इसी तरह नीति शतक और हितोपदेश में भी आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। सूक्तियां, प्रमुख कोई घटना है तो उनका काल क्या है, उनके आचार्य क्या हैं, इस तरीके से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। कुछ प्रश्न देखता हूं, फिर मैं आपको बताता हूं कि पीछे जो हमने सिलेबस डिस्कस किए हैं उसमें और क्या विशेष आपको पढ़ना है। जैसे ये प्रश्न देख लीजिए आप कि किरातार्जुनीय महाकाव्ये युधिष्ठिरस्य गुप्तचरः कः। अब ये प्रश्न है किरातार्जुनीय का। अब किरातार्जुनीय आपके ग्रंथों में तो कहीं मेंशन नहीं है, तो आपको ध्यान रखना किरातार्जुनीय मेंशन नहीं है लेकिन भारवी मेंशन है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि भारवी का ग्रंथ है, भारवी पीछे आपके कवियों में दिए हुए हैं, आपको उनको पढ़ना है। क्या जानना चाहिए किरातार्जुनी के बारे में? मंगलाचरण जान लीजिए, उसमें छंद क्या है, अलंकार क्या है जान लीजिए, साथ ही कितने सर्ग हैं जान लीजिए, प्रमुख सूक्तियां जान लीजिए, भारवी का और किरातार्जुनीयम का काल क्या है जान लीजिए, और प्रमुख पात्र क्या है वो जान लीजिए आप, ठीक है। ठीक है, वैसे ही प्रश्न आ गया आपसे विपक्ष कृत्य प्रतिष्ठा खलु दुर्लभा। ये शिशुपाल वध का वाक्य है, शिशुपाल वध में द्वितीय सर्ग में आता है। अब शिशुपाल वध भी नहीं लगा हुआ है लेकिन माघ लगे हुए हैं, तो आपको माघ का जो ग्रंथ शिशुपाल वध है उसमें पात्र, उसकी विषय वस्तु, उसकी सूक्तियां, उसका काल, वो सब आपको जानना चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं, कुछ और प्रश्न है देख लेते हैं। जैसे अब देखिए वही प्रश्न जिसकी अभी मैंने चर्चा की थी, वागर्थात् संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये पितरो जगता पितरो वंदे पार्वती परमेश्वर इत्यत्र को अलंकारः। यहाँ संधि हो गई है, को अलंकारः, कौन सा अलंकार है पूछ रहा है। तो अब ये रघुवंश नहीं लगा हुआ है और ये बहुत सामान्य बात भी नहीं है पर बहुत मुश्किल बात भी नहीं है कि पंक्ति उठा करके, मंगलाचरण को उठा करके आपसे जो अलंकार पूछा जा रहा है। तो ध्यान रखना है, अब कल को आपसे अलंकार नहीं पूछेगा, छंद पूछ लेगा इसमें, या किरातार्जुनीयम का मंगलाचरण देकर के अलंकार ना पूछ करके छंद पूछ लिया जाएगा। अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रमुख जो श्लोक हैं, जो बहुत प्रचलित श्लोक हैं, जो ख्याति लब्ध हैं, उनको देखिए आप, उनमें बहुत सारे अलंकार और छंद जो है उनको देखिए आप। अगली बार अभिज्ञान शाकुंतलम का पद उठा करके आपसे अलंकार और छंद पूछ लिया जाएगा। तो जो ग्रंथ नहीं लगे हैं उनके भी मंगलाचरण और जो है मंगलाचरण और भरत वाक्य इत्यादि देख करके आपको उनमें जो है देखना चाहिए कि क्या अलंकार और क्या छंद है। अधम काव्य से नामांतरम अस्ति। अधम काव्य का दूसरा नाम क्या है? अधम काव्य को और किस नाम से जाना जाता है? अब ये प्रश्न सामान्यतः है काव्य प्रकाश का, ठीक है, लेकिन काव्य प्रकाश नाम का ग्रंथ नहीं लगा, मम्मट आचार्य की मत लगा है, मम्मट आचार्य का जो है मत लगा हुआ है, काव्य प्रकाश नहीं लगा है, लेकिन पंक्ति पूछा हुआ है। तो अब ध्यान आपको रखना है कि मम्मट यदि लगे हैं तो काव्य प्रकाश के सामान्य आपको उल्लास एक दो पता होनी चाहिए, उसकी विषय वस्तु पता होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ततो अहंकार इति अहंकारस्य उत्पत्ति कुतो भवति। अब ये एक कारिका का पद उठा करके आपको दे दिया गया है, सांख्य कारिका नाम के ग्रंथ का। अब सांख्य कारिका का केवल दर्शनानि दे दिया, अब दर्शनानि दे दिया है, फिर पूछ रहा है सांख्य कारिका की विशेष पंक्ति। तो आपको ध्यान रखना है कि आरंभिक ग्रंथ जो है, प्रकरण ग्रंथ जो है आचार्यों के, उनको देखना है और कम से कम, बहुत नहीं तो नेट में जो जो विषय लगे हैं उनको जरूर देखना है। उनके तत्व मीमांसा क्या है, उनकी ज्ञान मीमांसा क्या है, आचार मीमांसा क्या है, जगत को नित्य मानते हैं अनित्य मानते हैं, कितने पदार्थ मानते हैं, किससे किसकी उत्पत्ति मानते हैं। तो ध्यान रखना है कि तत्व अहंकार ये उसकी, अब ये महत् से उत्पन्न होता है। खैर, फिर दे दिया यावत् जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतं पीवेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुतः। अब ये पंक्ति चार्वाक दर्शन की है, लेकिन कहाँ मिलेगी? वैसे तो सामान्यतः ये बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है चार्वाकों के मत में, लेकिन अब ये ग्रंथ जब आप दर्शन के पढ़ेंगे, वैदिक दर्शन पढ़ेंगे बलदेव उपाध्याय का या उमाशंकर शर्मा ऋषि इत्यादि का, तो वहां ये सब चर्चा ही हुई है। लेकिन कहने का तात्पर्य ये है कि ना ये बहुत सरल है और ना ये बहुत कठिन है। बस आप दर्शनानि लगा हुआ है तो उसका मतलब ये नहीं कि एकदम बेसिक जान लिया और अंदर की कुछ पंक्तियां, कुछ लक्षण हमको पता ही नहीं है। तो प्रकरण ग्रंथ आपको थोड़े थोड़े पता होने चाहिए, प्रमुख उसकी विषय वस्तु पता होनी चाहिए। ये देख लीजिए, उत्तर रामचरितम आपके पाठ्यक्रम में नहीं लगा है पर आचार्य भवभूति लगे हुए हैं। अब भवभूति लगे हुए हैं तो उनके ग्रंथ की सामान्य विषय वस्तु पूछी जानी चाहिए, लेकिन आप देखिए कि अंकान क्रमेण योजयत, 4 अंकों के नाम उत्तर राम 5 अंकों के दे दिया है, उत्तर रामचरितम के अंकों के नाम है ये, और कह दिया कि क्रम से सजाइए आप इनको। अब समस्या है आपके सामने कि उत्तर रामचरितम लगा नहीं था, आपने पढ़ा नहीं और प्रश्न हो गया गलत। तो अब देखिए, मैं आपको कुछ और चीजें भी बताना चाहता हूँ कि प्रश्नों को डिकोड कैसे करना है, क्योंकि जो प्रश्न अभी आ रहे हैं, जिन पैटर्न पे नेट या सीईटी पीजी वगैरह की कक्षाएं, जो प्रश्न पत्र बनाए जा रहे हैं,
उसमें ए बी बी सी करके ऑप्शंस दे दिए जा रहे हैं, अभिकथन कारण दे दिए जा रहे हैं, 2 कथन दे दिए गए, आपसे पूछा गया कौन सा सत्य है कौन सा असत्य है। तो आपको ध्यान ये रखना है कि प्रश्न को डिकोड कैसे करना है। कई बार क्या होता है कि 5 विकल्प होंगे और उसमें से चूज करके ऐसे सजाने को दिया होगा। कई बार ऐसा होगा कि आपको एक विकल्प आ रहा होगा, 2 आ रहे होंगे, सारे के सारे नहीं आ रहे होंगे। कई बार ऐसा होता है, नहीं आ रहे होते हैं। तो आपको चाहिए कि एलिमिनेशन मेथड के थ्रू जाना चाहिए। एलिमिनेशन मेथड कहते हैं कि आप देखिए कि कौन सा आपको आता है और फिर देखिए कि ऑप्शंस में कितने ऑप्शन ऐसे हैं जो आपके आने वाले विकल्प को सही बता रहे हैं। जैसे इसी प्रश्न को देख लेते हैं, 5 अंक दिए हुए हैं, जिसमें से मान लीजिए मुझे कि केवल छाया अंक पता है कि जो है ये तीसरा अंक है। छाया अंक मुझे पता है कि ये तीसरा अंक है, तो अब इसको तीसरे नंबर पे आना चाहिए। ऑप्शन बी है ये, बी देख लो कहां पर तीसरे नंबर पे आ रहा है, तो एक यहां आ रहा है और एक यहां आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये 2 ऑप्शन तो गलत ही हैं, इन दोनों में से आंसर आपका कुछ नहीं है। अब डिपेंड करता है, अगर आपको इसमें से कोई एक और भी आ रहा है तो आपका प्रश्न सही होने की संभावनाएं बहुत अधिक बढ़ जाएंगी। लेकिन मान लेते हैं इसमें से हमको और कुछ नहीं आ रहा है, तो अब हमारे पास 50-50% तुक्का खेलने की संभावनाएं हैं। 50% चांसेस हैं कि आपका आंसर सही हो जाएगा और 50% चांसेस हैं कि गलत हो जाएगा। लेकिन प्रायः यदि आप पढ़ के सिलेबस जाते हैं तो आपको 2 विकल्प तो आ ही रहे होंगे, और 2 विकल्प यदि आ रहे होंगे, जैसे इसी को देख लेते हैं कि मान लीजिए हमको आ रहा है कि चित्र दर्शन पहला अंक है, एक और आता था, आपको तीसरे के अलावा पहला भी आता था। तो अब ऑप्शन ए सबसे पहले हो ऐसा कोई विकल्प इन 2 में से छाटिए। तो ऑप्शन ए इसमें नहीं, इसका मतलब ये भी गलत है, केवल इसमें है, इसका मतलब आपका आंसर ये सही हो गया। ठीक है, तो बहुत सटीक तरीके से आप एलिमिनेशन मेथड के थ्रू जो है क्वेश्चन को एलिमिनेट करिए कि कितने विकल्प आपको आ रहे हैं, और उन विकल्पों से आरंभ होने वाले विकल्प जो असली उत्तर दिए हैं उनमें से कौन से हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, कई बार कारण विकथन पूछ लिया जाएगा आपसे, तो आप कुछ और प्रश्न देखते हैं कि कैसे क्रम से, मैं बार बार जोर दे रहा हूं कि क्रम आपको याद होना चाहिए, क्रम आपको याद होना चाहिए। अभी हम कुछ प्रश्न देखते हैं कि किस तरीके से क्रम के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और आपको उसमें समस्या आने लग जाएगी। जैसे एद धातु, अभी एद धातु भी कितनी महत्वपूर्ण, अभी मैंने आपको बताया 5 लकार दिए हुए हैं और इनके मध्यम एक वचन के रूपों का क्रम पूछा हुआ है आपसे। अब पहली बात तो यदि आपको आता है तो आसान है आपके लिए, आप आंसर लगा दीजिए। लेकिन यदि आप कंफ्यूज हो रहे हैं क्योंकि सब एक ही जैसे रूप लग रहे हैं, आप कंफ्यूज हो रहे हैं, तो एलिमिनेशन मेथड जो मैंने बताया उसको इसमें अप्लाई करके देखते हैं। मान लेते हैं कि मुझे एक मात्र रूप याद हो रहा है कि एदसे मध्यम वचन का रूप है, एदसे, एदेथे, एदद्वे। मुझे ये पता चल रहा है कि लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप ये है, तो ए वाला मुझे पता चल गया कि सबसे पहले ए वाला ऑप्शन होना चाहिए। तो अब देखिए कौन सा, केवल एक मात्र ए वाला ऑप्शन आपको मिला, इसका बहुत आसान हो गया, आपके तीनों गलत हैं और दूसरा वाला सही हो गया आपका। मान लेते हैं आपको एदसे नहीं पता था, एधस्व पता था आपको, मान लो कि ये लोट लकार का रूप है, तो लोट लकार का लोट का क्रम क्या है, सबसे अंतिम में। तो कोई ऐसा विकल्प देखिए जो सबसे अंतिम में एधस्व को ई सबसे अंतिम में हो, तो देख सब में ई है। अब समस्या बढ़ गई, सब में ई है, तो अब आपको वो विकल्प देखने पड़ेंगे जिन विकल्पों में आपको इन चारों में से कुछ आता हो। अदरवाइज अगर एक आता है तब तो सबसे सरल हो गया, पीछे से देख रहे हैं। जैसे अब हम देख रहे थे कि लोट लकार का रूप है एधस्व, तो सबसे अंतिम में जहां जहां ई होगा वो ऑप्शन होने की संभावनाएं होंगी। तो 3 में ई है लेकिन बी वाला, ये इसका मतलब अब आपको काम करना है केवल 3 विकल्पों पर, ये तो गलत ही हो गया। अब एधस्व से काम नहीं चल रहा क्योंकि 3 विकल्प आ रहे हैं, तो कुछ दूसरा देखते हैं। मान लेते हैं एधस्व के अलावा हमको एधान चक्र से आ रहा है कि ये लिट लकार का रूप है, कहाँ का है ये पूछना ही नहीं क्योंकि मध्यम वचन का दिया हुआ है। मान लेते हैं लिट लकार का है और लिट का क्रम है दूसरा, तो अब ऐसा कोई विकल्प खोजिए जहां बी दूसरे नंबर पे हो, तो 3 में से, तो अब बी इसमें दूसरे नंबर पे यहां है और दूसरे नंबर पे यहां है। इसका मतलब ये हुआ कि ये भी गलत ऑप्शन है और ये भी गलत ऑप्शन है। अब आपके पास बचे ये 2 केवल, मतलब दूसरा और चौथा। अब आपको यदि एक और आता होगा तो सवाल सही, और अगर केवल एधसे आता होगा तो आपका ऑप्शन ए ये वाला हो जाएगा, सरल है आपके लिए। ठीक है, तो एलिमिनेशन मेथड ऐसे काम करती है। आपको जितने विकल्प आते हैं उन विकल्पों में देखिए कि आप ज्यादा सुटेबल आंसर आपके लिए कौन सा है। जैसे फिर यहाँ पूछ लिया, क्रम की बार बार चर्चा कर रहे हैं, क्रम से कम 15 प्रश्न आएंगे, 10 से 15 प्रश्न आएंगे जो क्रम पूछा होगा। कभी कवि का क्रम दे देगा, कभी अर्थोपक्षेपकों का, कभी लकारों का, कभी धातुओं का, कुछ भी। तो लकाराणाम समीचूनम
क्रमम चिनुत। अब लट लुट लोट लिट लिट दे दिया। अब मैंने भी बताया था कि सब जानते होंगे कि लट लकार तो पहले ही आता है, सबसे प्रथम लकार लट ही है। तो ऐसा ऑप्शन ढूंढे जिसमें ए सबसे पहले हो। देखते हैं, अब इसमें केवल एकमात्र ऐसा ऑप्शन है जिसमें ए सबसे पहले है। सारा खेल ही खत्म हो गया, मतलब 3 गलत हैं आपके, वही वाला सही है। ठीक है, कुछ प्रश्न और हैं जो आपको देख लेने चाहिए। जैसे फिर देखिए, रस वेदांत क्रमेण योजित, फिर क्रम पूछ लिया। तो अगर मान लो किसी को आता है कि हास्य सबसे पहले आएगा इनमें से, तो हास्य सबसे पहले आ गया, तो ऐसा विकल्प खोजिए जिसमें ए सबसे पहले हो। तो हमारे पास 2 मात्र विकल्प हैं ये जिसमें ए सबसे पहले है। इसका मतलब ऊपर के 2 तो गलत ही हैं, नीचे के ही 2 कोई होंगे। अब हास्य के बाद कौन सा रस आता है, अगर आपको ये पता है, मान लीजिए मुझे पता है कि हास्य के बाद करुण ही आता है, तो ए के बाद जिस ऑप्शन में बी होगा वो ऑप्शन सही होगा। तो ए के बाद बी केवल इस ऑप्शन में है, हमारा आंसर हो गया ये भी गलत है। ये मान लो आपको करुण नहीं आता है, आपको पता है कि रौद्र के बाद वीर या वीर के बाद भयानक आता है, तो उस हिसाब से आप सही कर सकते हैं। मान लीजिए आपको पता है कि वीर के बाद भयानक आता है, तो इतना तो कंफर्म है कि डी के बाद ई ही आएगा। तो देखिए कौन से विकल्प में डी के बाद ई आ रहा है, तो भी एकमात्र ही विकल्प है जिसमें डी के बाद ई आ रहा है। ठीक है, फिर बार बार क्रम आ रहा है, बार बार क्रम आ रहा है, और ये मैं अपने से प्रश्न पत्र बना के नहीं लाया हूं, ये सीयूटी पीजी एनटीए द्वारा आयोजित करके परीक्षा में पूछा गया है। फिर समीचीनम क्रमम चिनुत, फिर क्रम पूछ लिया आपसे। मान लीजिए कि मुझे पता है कि आदि पर्व पहला पर्व है, तो ऐसा विकल्प ढूंढिए जहां ई पहले नंबर पे हो। तो हमने देखा ई यहाँ है, ई यहाँ है, मतलब पहला और तीसरा गलत है, केवल दूसरे और चौथे में हमको एलिमिनेट करना है। ठीक है, उसके बाद मान लीजिए मुझे पता है कि वन पर्व आदि सभा वन, मान लीजिए मुझे पता है कि तीसरा पर्व जो है वन पर्व है, तो क्रम हमको लगाना है। अब वन पर्व तीसरे नंबर पे है और यहाँ भी तीसरे नंबर पे है, तो इसके जस्ट बाद आदि के बाद सभा बीच में नहीं है, तो सभा, जब सभा का गैप है तो आदि के जस्ट बाद वन पर्व आ जाएगा। क्यों? क्योंकि सभा यहाँ पर नहीं है। अब सभा नहीं है तो ई के बाद सी विकल्प देखिए कौन सा है, तो ई के बाद ए है इसमें, इसका मतलब ये भी गलत हो गया। अब अगर आपको ई के बाद सी यही मिल रहा है, इसका मतलब यही आंसर सही है आपका। ठीक है, तो ऐसे एलिमिनेशन मेथड के थ्रू आप जा सकते हैं और इस तरीके से प्रश्न आपसे पूछ ले जाएंगे कथन दे करके। तो आपको तैयारी केवल 4 विकल्पों में विकल्प ढूंढने के लिए नहीं करनी है, आपको विस्तृत तैयारी करनी है, आपको वस्तुनिष्ठ तैयारी करनी है, ताकि आपके जो जैसे ये प्रश्न देख लीजिए, एक पंक्ति संवाद दे दिया किसी उपनिषद का और एक पंक्ति दे दिया और उसके बाद पूछ रहा है कौन सा सही है कौन सा गलत है। फिर देखिए उचित क्रम, बार बार क्रम नहीं आ जा रहा है कि आपको वेदांगों का क्रम आपको देखना है। तो अब अगर आपको नहीं पता होगा क्रम, तो आप ये प्रश्न भी गलत करके चले आएंगे, और अगर 10 प्रश्न ऐसे ही गलत करके चले आए तो फिर आप घर ही बैठेंगे। तो इसलिए क्रम आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्रम बहुत आवश्यक है। आप जो भी पढ़िए बहुत ही विस्तृत तरीके से पढ़िए, बहुत ही पुष्ट तरीके से पढ़िए, ऊपर ऊपर ऐसे मत पढ़िए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सिलेबस डिस्कशन कि आपको किस तरीके से क्या पढ़ना है। वैसे हमारे जो अध्यापक हैं वो सब इसी तरीके से आपको अध्यापन कराएंगे, लेकिन उसके बावजूद भी आपके आंख कान खुले होने चाहिए कि आप परीक्षा की दृष्टि से पढ़ें। पढ़ना आवश्यक नहीं है, केवल परीक्षा की दृष्टि से पढ़ना आवश्यक है, तब आप जाकर के परीक्षा निकाल पाएंगे। परीक्षा की दृष्टि से तो पढ़िए ही, लेकिन जब कक्षाएं अपलोड की जा रही हैं संस्कृत स्पेस के यूट्यूब चैनल पर, तो आप एक बार देखिए उसको, दोबारा फिर देखिए, लेकिन जब दोबारा देखिए तो कॉपी और पेन लेकर के बैठिए, आप अपने खुद से नोट्स बनाइए, ताकि जब परीक्षा नजदीक आ जाए तो आप पूरा सिलेबस एक बार नहीं देख सकते हैं, मूल बुक से, मूल टेक्स्ट से नहीं देख सकते आप। इसलिए आप जो नोट्स बनाए हो उनसे आपका रिवीजन आसान हो जाए और आपकी परीक्षा भी आसान हो जाए। तो पीडीएफ से पढ़ना या पूरी बुक पढ़ लिया और उसी में टिक कर दिया या नहीं टिक किया, तो उससे क्या होता है, परीक्षा क्लिष्ट हो जाती है। आप परीक्षा के समय बहुत परेशान हो जाएंगे, क्या मैंने पढ़ना था क्या नहीं पढ़ना था। तो इसलिए आप पेन कॉपी लेके बैठिए, नोट्स बनाइए और अच्छे से उनको तैयार करिए, और मेरा विश्वास है कि आप हमारे साथ रह करके सफल होंगे। युवा से आप साधु युवा, धन्यवाद। बने रहिए संस्कृत स्पेस पर। नमस्कार।